नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं जिस चैनल को, ये हमारा उत्तर प्रदेश का चैनल है। हम लोगों का नेशनल चैनल जो है उसका नाम 4PM न्यूज़ नेटवर्क है, जिस पे हम दुनिया भर के अलग अलग जगह की खबर आपको दिखाते हैं, एक डिबेट करते हैं। और ये चैनल हमारा उत्तर प्रदेश की खबरों का बेस है। इसका नाम 4PM यूपी है। तो मैं बात की शुरुआत करूं उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन का बटन है, इस बटन को दबाइए, जिससे उत्तर प्रदेश की हर ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलती रहें। हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में 4PM यूपी का एक बढ़िया रिपोर्टर मिले, जो आपको लगातार 4PM यूपी की खबरें देता रहे। हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर आप किसी ज़िले में रिपोर्टर हैं, आप में उत्साह है, ऊर्जा है, कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं, तो एक फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पे अपनी CV हमको भेजिए, हमारी टीम संपर्क करेगी। जुड़िए हमारे साथ अगर आप बेखौफ पत्रकारिता करना चाहते हैं और हिम्मत के साथ करना चाहते हैं। तो बात आज मैं करना शुरू करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मिनिस्टर से जिसके काम पर मेरी निगाह लगी हुई है। आप कहेंगे कि सभी पे निगाह रखनी चाहिए, बात आपकी सही है कि निगाह सब पे रखनी चाहिए, लेकिन मैं एक मिनिस्टर को प्रयोग के तौर पर देखना चाहता हूँ। नाम है उसका अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा को मैं इसलिए देखना चाहता हूं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मा रहे हैं। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर बने तो अरविंद शर्मा 14-15 सालों तक साए की तरह उनके साथ रहते थे। नरेंद्र मोदी का गुजरात में कोई फैसला ऐसा नहीं था जो अरविंद शर्मा की निगाह से, उनकी जानकारी से, उनकी सलाह के बिना चला जाता हो। तो जाहिर है नरेंद्र मोदी जी ने जो गुजरात में एक बड़ा विजन तैयार किया, एक बड़ी लाइन तैयार की, उसमें जो नींव का पत्थर होते हैं वो अरविंद शर्मा थे। और बाद में मोदी जी जब दिल्ली आए, प्रधानमंत्री बने, तब भी अरविंद शर्मा उनके सबसे क्लोज अफसरों में शामिल थे, जो उनकी नीतियों में, उनकी रीतियों में, उनके व्यवहार में परिलक्षित होते थे। और अरविंद जी और प्रधानमंत्री जी के बड़े करीब संबंध आप देख ही रहे होंगे इन फोटो में। इतने आत्मीय संबंध आमतौर पर प्रधानमंत्री के बहुत कम लोगों के संग दिखते हैं। तो इस IAS अफसरों को जब इसकी नौकरी के 2-3 साल बचे थे तो रिटायर होके भेजा गया उत्तर प्रदेश में। फिर एक लंबा विवाद हुआ पिछली सरकार में और नहीं बन पाए मंत्री, लेकिन इस बार सबसे इम्पोर्टेंट विभाग नगर विकास और ऊर्जा की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक वीडियो मेरे सामने आया कि किस तरह काम की शैली है। जरा 2-3 मिनट का ये वीडियो देखिए, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। एक बार फिर से महत्वपूर्ण बातों की तरफ मैं आपका फिर से ध्यान आकर्षित करूंगा। पहली बात तो ये कि जैसा मैंने पहले कहा था मंत्री बनने के तुरंत बाद ही, जैसा मैंने अभी कहा कि उस बात को आज औपचारिक जामा पहना दिया गया है। सरकार का नोटिफिकेशन उस बात के लिए हो गया है कि हम सब मिलकर के सुबह 5 से 8 बजे के बीच सफाई का कार्य हर नगर निकाय में करेंगे। अब ये हमारे या आपके मन की बात नहीं रह गई, मतलब ये आपकी इच्छा पे अब आधारित बात नहीं है। अब ये इसका एक सरकारी नोटिफिकेशन में इसका हिस्सा बना दिया गया है। और मैं ये भी चाहूँगा कि सभी संबंधित अधिकारी अपने नीचे के अधिकारी का जब भी वार्षिक मूल्यांकन करें तो इस महत्वपूर्ण पासे को अवश्य देखें कि इस बात पर इस अधिकारी ने कितना योगदान दिया है, और उसकी रेटिंग, उसकी रैंकिंग, उसके जो वार्षिक मूल्यांकन ACR भरा जाता है उसमें इस बात का भी महत्वपूर्ण स्थान हो कितना उसने योगदान दिया। दूसरी बात कि देखिए बिना मॉनिटरिंग के कोई व्यवस्था चलती नहीं है। तो जैसा मैंने पहले कहा, जैसा ACS ने अभी कहा कि एक पुख्ता कंट्रोल रूम हर निकाय पे बनना चाहिए और उसका काम होना चाहिए कि जितनी भी महत्वपूर्ण सेवाएं हैं उनके साथ साथ साफ सफाई के काम में वो, और सुबह कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या मदद की आवश्यकता है, इन सारी बातों पे ध्यान रखने के लिए एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम बनाइए, जैसा ACS ने कहा और हमने पहले कहा। तीसरी बात कि हमारे यहाँ जो राज्य स्तर पे जहाँ हम बैठे हैं वो डेडिकेटेड CCC डेडिकेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की हमने आपको एक उदाहरण स्थापित करने के लिए हमने आज से शुरुआत कर दिया। और इसमें हमने अभी 3 लाइनों से शुरुआत किया है। आने वाले दिनों में हम एक 4 डिजिट का टोल फ्री नंबर लेकर के, और हम ये भी प्रयास करेंगे कि किसी म्यूनिसिपैलिटी से कोई डायल करे वो नंबर
तो उस म्यूनिसिपैलिटी के कंट्रोल रूम में जाकर के लैंड हो, यह भी हम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ परामर्श करके हम इसका भी अगर संभव होगा तो इसकी व्यवस्था कराएंगे। क्योंकि यहाँ आवे फरियाद और फिर हम उसको ट्रांसफ़र करें, उसके बजाय जहाँ की फरियाद हो, नंबर एक ही होगा लेकिन फरियाद जहाँ की होगी, जिस कॉर्पोरेशन की होगी, वहाँ लैंड करे जाके आपके कंट्रोल रूम में। ऐसा भी हम कुछ व्यवस्था टेक्नोलॉजी के माध्यम से करेंगे। तो देखिए ये स्टाइल है वर्किंग का अरविंद शर्मा का। अब वो हर स्थानीय निकाय मतलब हर लोकल बॉडी में चाहते हैं कि एक कंट्रोल रूम हो, उस कंट्रोल रूम में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें शामिल हो। मुझे तो असंभव लग रहा है, मतलब मुझे लग नहीं रहा कि अरविंद शर्मा के कहने भर से पूरे प्रदेश की लोकल बॉडी में एक कंट्रोल रूम बन जाएगा। लेकिन जैसा मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं जो अरविंद शर्मा को जानता हूँ, जो मैं अरविंद शर्मा को पढ़ा है, जो अरविंद शर्मा के बारे में बताया गया है, अगर ये इतनी ऊर्जा रखते हैं, इतने ही संसाधन रखते हैं, तो बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के सारे लोकल बॉडी में आपको एक कंट्रोल रूम मिलेगा देखने को। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये 10 बजे से 5 बजे तक उन्होंने कहा है कि अफसरों को निकलना होगा सफाई करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वच्छता अभियान चलाया था और उत्तर प्रदेश में नगर विकास से ये बड़ी समस्या लगी रहती है लोगों को कि आसपास के इलाकों में बहुत गंदगी है, परेशानियां हैं। तो अरविंद शर्मा का ये स्टाइल, मुझे पहला स्टेप मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं। देखता हूं कि नगर विकास में चूंकि इतने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, जो एक पूरा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था ना, यहाँ उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गया। लखनऊ में तो मेरे सामने का उदाहरण है, लखनऊ के नगर आयुक्त ने स्मार्ट सिटी के नाम पर वो घोटाले किए हैं कि गिनती गिनाने बैठूंगा तो शायद 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तमाम बड़े अखबारों में नगर आयुक्त के कारनामे छपे, टीवी चैनल पे चले, लेकिन नगर आयुक्त भी अजय द्विवेदी नाम है उनका, कम बड़े खिलाड़ी नहीं है, बहुत ऊपर तक अप्रोच रखते हैं, तो साहब का कुछ बिगड़ता नहीं है। और बड़ा बढ़िया मामला तो वो भी हुआ था कि कोरोना काल में चूंकि बहुत हाहाकार मचा हुआ था, तो लाशें जलाने के लिए लकड़ी आई थी, तो वैकुंठ धाम पे वो लकड़ियां पड़ी हुई थी। अब ठंड पड़ी तो अलाव जलने थे, तो भाई ने कहा कि इन्हीं लकड़ियों को राजभवन में, गवर्नर हाउस में अलाव जलाने के नाम पे शिफ्ट कर दो। 4 PM की टीम तो तेज है ही है। हमारे रिपोर्टर ने कैमरे में ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया, वहाँ नगर निगम का कर्मचारी बोल रहा है कि भैया नगर निगम के हैं हम लोग, ये लकड़ियाँ जो हैं ये हम गवर्नर हाउस में जलाने के लिए ले जा रहे हैं, अलाव के लिए। खबर छपी मेरे यहाँ और मैंने वीडियो आया तो हंगामा मच गया। गवर्नर हाउस ने तुरंत इंक्वायरी सेटअप करी, इन्होंने सफाई दी कि कुछ लकड़ियाँ बची हुई थी और इस तरह। अब बताओ, हिंदू धर्म में तो जो लाश के लिए जो सामान उपयुक्त में आता है वो भी कहीं प्रयोग में नहीं लिया जाता। अब वो लकड़ियाँ कहाँ होंगी, लकड़ियों के नाम पे पैसे कहाँ निकालेंगे, वो लंबी कहानी है। नगर निगम लखनऊ में गाड़ियों के नाम पर, डीजल चोरी के नाम पर, सैनिटाइजेशन में, ठेकों में मुख्यमंत्री ने ये 2-3 अफसर सस्पेंड किए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को भी ये चाहिए कि किसी भी एक ईमानदार अफसर को अपने संगठन के काम को सिर्फ नगर निगम के कामों की जांच करा लें, क्योंकि ऐसे आईएएस अफसरों को जो ये दम्भ भरते हैं ना कि हमारी शासन में ये अप्रोच है, हम इस मंत्री को जानते हैं, हम इस डिप्टी सीएम को जानते हैं, हमारे दिनेश शर्मा से बड़े अच्छे संबंध हैं, जैसे नगर आयुक्त दावा करते हैं, तो ऐसे अफसरों को योगी आदित्यनाथ को सिखाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये अफसर ज़्यादा सरकार की साख खराब करते हैं। अब अरविंद शर्मा को ऐसे ही अफसर मिले हैं, अब इन्हीं अफसरों से काम चलाना है, या इनको हटाना है, या निलंबित करना है, या इनके भ्रष्टाचार पर काबू पाना है। क्योंकि अरविंद शर्मा खुद एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, ताकतवर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, देश के सारे बड़े नौकरशाह, अंबानी, अडानी सब उनको जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अरविंद शर्मा को ये हुनर पता है कि इस तरह के आईएएस अफसरों पे लगाम कैसे लगी जाती है। अरविंद शर्मा ऊर्जा और नगर विकास दोनों सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। ऊर्जा में भी कम बड़े खेल नहीं है। जो चेयरमैन है एम देवराज, पूरा डिपार्टमेंट दुखी है, तमाम आंदोलन हो चुके, कर्मचारी नाराज हैं, कर्मचारी परेशान हैं, भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। तो दोनों विभाग ऐसे दिए गए हैं अरविंद शर्मा को जिसमें गले गले तक भ्रष्टाचार है। तो जो इंसान, जो अफसर अभी तक प्राइम मिनिस्टर को करीब रह के इतनी ऊंचाइयों तक ले आया, इतनी ऊंचाइयों तक वो उनको सलाह देता रहा, अब उत्तर प्रदेश में जो उनका अपना गृह जनपद है उसमें भी इम्तहान बाकी हैं। अरविंद शर्मा पे मंत्रिमंडल में अरविंद शर्मा वो चेहरा है जिस पर सबकी निगाह लगी हुई है। सब ये जानना चाहते हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी जानना चाहती है कि आखिर एक अफसर जब चूंकि पूरी तस्वीर बदल सकता है, तो जब उत्तर प्रदेश में आया है, जिसको उल्टा प्रदेश कहा जाता है, उस प्रदेश में आके ये क्या क्या चेंज करेगा, ये सब देखना चाहते हैं।
सबकी निगाह लगी हुई है कि क्या यहाँ कुछ कर पाएंगे या फेल हो जाएंगे अरविंद शर्मा, यहाँ कुछ नया कर पाएंगे या फ्लॉप हो जाएंगे अरविंद शर्मा। और अरविंद शर्मा अगर कामयाब होते हैं, इस बेलगाम नौकरशाही पे काबू पा लेते हैं, तो अरविंद शर्मा का अगला स्टेप क्या होगा। तो जाहिर है अरविंद शर्मा के सामने भी कम बड़ी चुनौती नहीं है, उन्हें अपने आप को प्रूव करना है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस अपेक्षा के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ अरविंद शर्मा को भेजा था, वो भी तलवार की धार है। मतलब आपको उस पर चलना है, अपने आप का बेस्ट देना है, पॉलिटिकली बेस्ट देना है, काम में बेस्ट देना है, और यही अरविंद शर्मा को अरविंद शर्मा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश के इस IAS अफसर से, जिसने प्रधानमंत्री का भरोसा जीता, जिसने उत्तर प्रदेश का भरोसा जीता, जो इतना लोकप्रिय और विनम्रता में, अरविंद शर्मा का कोई सानी नहीं है। कोई इतना ताकतवर, इतना योग्य व्यक्ति कितना विनम्र हो सकता है, ये मैंने अरविंद शर्मा को देखा है। मैं उनसे मिला तो उनकी विनम्रता से मैं कायल हो गया। तो मुझे लगता है ऐसे नेता, ऐसे ब्यूरोक्रेट से जनता को भी बहुत उम्मीदें रहती हैं। तो हमारी निगाह भी रहेंगी, अरविंद शर्मा कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम आपको बताते रहेंगे। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि ये यूपी का चैनल है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों से कहिएगा। उत्तर प्रदेश की ऐसी खबरें जो कोई दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा, जल्दी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, यही चैनल है जो आपको दमदारी से अपनी बात कहता हुआ नजर आएगा। थैंक यू।